नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 बच्चों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आज प्रदान होगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 बच्चों को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बाल प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। पीएम मोदी करेंगे बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम। देश भर के बच्चों को मिलेगा आज गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 20 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। यह सम्मान उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने कम उम्र में शिक्षा, खेल, कला, विज्ञान, समाज सेवा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद भी करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को पहचान देना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर बच्चों के परिजन और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यह आयोजन देश भर के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित होगा ये आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में आतंक के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों को भी दिशा निर्देश देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और समन्वय को मजबूत करने पर विशेष चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और संगठन अपराध के खिलाफ प्रभावी नीति तैयार करना है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्राह्मण बीजेपी विधायकों की बैठक पर सख्ती नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण विधायकों की बैठक से नाराज हुए हैं और बैठक करने वाले विधायकों को चेतावनी भी दी है। आगे से इस तरह की बैठक करने पर कार्रवाई होगी। साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण विधायकों की बैठक से नाराज होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर विधायकों को चेतावनी भी दी है कि आगे से इस तरह की बैठक ना हो। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ब्राह्मण बीजेपी विधायकों द्वारा अलग बैठक किए जाने पर पार्टी नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने बैठक में शामिल विधायकों को कड़ी चेतावनी दी है और स्पष्ट किया है कि पार्टी के भीतर इस तरह की जातिगत या अलग अलग समूहों की बैठकें अनुशासनहीनता मानी जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगे यदि इस प्रकार की बैठक की गई तो संबंधित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, एसआईआर प्रक्रिया आज पूरी होगी। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर से जुड़ी हुई ये खबर है। एसआईआर प्रक्रिया आज पूरी होगी। मतदाताओं के लिए अंतिम मौका आज का दिन माना जा रहा है। जल्द जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और इसके साथ ही राज्य में यह प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं ने अब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके पास आज आखिरी मौका है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को शुद्ध किया जा रहा है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जल्दी ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं को आपत्ति और सुधार का अवसर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने लोगों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
मेरठ के सरदना थाना इलाके में एक सांड ने युवक जाहिद पर हमला करके उसे पटक दिया। सांड के सींग युवक के पेट में घुस गए, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब जाहिद सांड को भगाने की कोशिश कर रहा था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवारा सांडों का आतंक है, जो अक्सर लोगों पर हमला करते हैं और फसलों को भी बर्बाद करते हैं। उन्होंने सांडों को गौशाला भेजने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन से राहत और सुरक्षा की उम्मीद जताई जा रही है। मथुरा के वृंदावन में नववर्ष के मौके पर श्री बांके बिहारी मंदिर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी ने अहम निर्णय लिए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपात स्थिति में चिकित्सीय सुविधाओं के लिए पूरी तैयारी की जाएगी। कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंदिर प्रबंधन मिलकर हर संभव प्रयास कर रहा है। नववर्ष के दिन सेवा से रिटायर्ड जवानों को मंदिर में तैनात किया जाएगा, जो सुगम दर्शन और व्यवस्थाओं में सहायता करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था से मंदिर में आने वाले भक्तों को आरामदायक अनुभव मिलेगा। इसलिए अभी चूंकि 10 दिन पहले ही 8 दिन पहले बैठक हुई थी, तो उसमें जो चीजें तय हुई थी उनका ही पुनर्विचारण था और उनको पुनर्विचारित किया गया। और चूंकि अभी SIR का प्रक्रिया देखिए इतनी लास्ट स्टेज पे है, चूंकि सारे प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग जो हैं उसमें बहुत व्यस्त चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है इस समय। तो मुख्य रूप से जो बातें हुई हैं उसमें पिछली मीटिंग से ही रिलेटेड सब बातें रही हैं और कुछ ऐसी बातें थी जिन पर न पिछली बार हम लोगों ने विचार किया ज्यादा है, क्योंकि पता चल गया था उसी दिन की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक रिट याचिका योजित की गई है, जिस संदर्भ में चूंकि उस समय कोई हम लोगों को पता नहीं था कि उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख योजित रिट याचिका में क्या विषय है, क्या प्रेयर है। लेकिन अंतोगत्वा ये पाया गया कि जो भी उसमें रिलीफ मांगी गई है पक्ष द्वारा प्रार्थी द्वारा, उसी से संबंधित हम लोगों का अपना जो पक्ष है वो हम लोग रखेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख ही जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसमें जो भी वो आदेश करेंगे वो सबके ऊपर है। लैंड लॉ ऑफ द लैंड होती है, वो पूरे विश्व पे पूरे देश पे लागू होगा। वो हमारे ऊपर भी है, आप सभी दर्शनार्थियों पे, गोस्वामी बंधुओं पे, सारे वृंदावन वासियों पे, मथुरा वासियों पे, सारे देश के ऊपर लागू होगा। हम लोग उसका वी आर अवेटिंग फॉर दैट ऑर्डर। सिद्धार्थनगर में वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरा मशीन धारक का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें रिन्यूअल, साइनिंग और रिपोर्ट लगाने के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम पर आरा मशीन का लाइसेंस रखे हुए हैं। ऑडियो में 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया है, संजय श्रीवास्तव स्टोनो और रेंजर राजेश कुमार कुशवाहा। लोगों का सवाल है कि आखिर वन विभाग के जिम्मेदार ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामला डीएम और प्रशासन के ध्यान में लाया गया है और कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। सौ का है मांगा था। अरे मैंने भगाओ तो पता ही मैंने जहाँ यहाँ से निकलिया भर दिया है। का हो करिए भर दियो। महीनों 2500 दिया, बहुत कम हुआ करो। रामपुर में सपा नेता आजम खान द्वारा जौहर अली यूनिवर्सिटी के सरकारी गेस्ट हाउस में अवैध आवागमन के लिए लगाए गए 16 फीट के गेट को डीएम के संज्ञान में आने पर हटवा दिया गया और उसकी जगह दीवार खड़ी कराई गई। डीएम ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस सरकारी संपत्ति है और इससे किसी निजी संस्थान को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। अवैध रास्ता किसने और किन आदेशों पर बनाया, इसकी जांच भी जारी है। गेस्ट हाउस 12,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 2 बड़े पार्क, मीटिंग हॉल, 5 VIP रूम और जिम शामिल हैं।
रामपुर डीएम का चार्ज हाल ही में अजय द्विवेदी ने संभाला है। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान ये पाया कि एक अनाधिकृत रूप से गेट जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका खुल रहा है। तो ये जांच पड़ताल के बाद जानकारी में आया कि गेट अनाधिकृत है, क्योंकि उसका जो मेन एंट्री है वो जो मुख्य मार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। ये संज्ञान में आने के बाद उस गेट को हटवा के वहाँ पे दीवार से जो है उसको चिनवा दिया गया है। क्या पर्पस था इस गेट का सर? यूनिवर्सिटी के वहाँ पर जो दीवार थी वो आपके द्वारा अब लगवा दी गई है, और कब ये लगा था गेट? देखिए, लगभग 8-9 वर्ष पूर्व ये किया गया था और सामान्य सी बात है, कोई निजी संपत्ति का जो गेट है वो हमारी सरकारी संपत्ति में नहीं हो सकता है, और जबकि जो गेस्ट हाउस है उसका मुख्य जो द्वार है वो सड़क पे है। ऐसी परिस्थितियों में ये अनाधिकृत रूप से एंट्री दी गई थी, जिसको बंद करा दिया गया है। तो अभी इसके खिलाफ कोई जांच पड़ताल की जा रही है कि क्यों बना था, किसने बनवाया था? ये बिल्कुल इसकी जो है अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी द्वारा जिसकी जांच की जा रही है कि कौन तत्समय कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। तो कोई कार्रवाई की जाएगी कोई अगर निश्चित रूप से जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब वहाँ पर क्या दीवार लगवा दी गई आपके द्वारा? जी, उसको दीवार से चिनवा दिया गया है, उस जो अवैध एंट्री थी उसको बंद करा दिया गया है। अच्छा, ऐसे में जो रामपुर वासी है उनसे क्या अपील करेंगे अवैध कब्जों को लेकर? जी बिल्कुल, इस प्रकार की अगर कोई आपके संज्ञान में आता है हमें सूचित कराएं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के जंगीराबाद इलाके में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और खालौर स्टेडियम पहुंची। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और प्रधानमंत्री का वर्चुअल दो धन सुना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मेडल भी वितरित किए। अमेठी के प्रशांत का आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा 14 करोड़ में चयन भी महोत्सव में चर्चा का विषय रहा। बुलंदशहर में डीएम और सांसद ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए 4 संभावित जगहों को चिन्हित कर यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस अवसर पर सांसद ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि देश उनके पद चिन्हों पर विकास की राह पर चल रहा है। कार्यक्रम में सांसद, जिलाधिकारी, एसएसपी और हजारों खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता, इसका एक अगर महत्व समझना है तो मैंने स्वयं सांसद के नाते अमेठी में प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जब ये महोत्सव किया था, तब पहली बार जीवन में मैन ऑफ द सीरीज पाने वाला हमारे गांव का एक लड़का प्रशांत इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में 14 करोड़ की लागत पा चुका है। कुछ लोगों के लिए ये खेल गांव में, कस्बों में साधारण है, लेकिन इनके असाधारण परिणाम हम देश भर में देख पा रहे हैं। आज मैं भोला सिंह जी, सांसद, बुलंदशहर द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव में आई हूँ। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सब ने सुना है। हम सब आकांक्षी हैं कि भोला जी ने और जिला अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलंदशहर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जगह चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा है। मैं आशावादी हूं कि योगी सरकार उस प्रस्ताव को पारित कर बुलंदशहर के नौजवानों को, खेल प्रेमियों को स्पोर्ट्स स्टेडियम की सौगात जल्द देगी। वाराणसी की धार्मिक नगरी काशी में क्रिसमस का उत्साह देखने को मिला। कैंटोनमेंट स्थित चर्च में देश और विश्व में शांति और सद्भावना बनी रहे, इसके लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फादर ने प्रभु यीशु के जन्म का आयोजन कराया, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन प्राप्त हुए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु चर्च में उपस्थित होकर ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाया। उन्होंने प्रभु से देश विदेश में शांति, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की प्रार्थना की। बहुत अच्छी तैयारियां हैं। बहुत यहाँ मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस किया हूँ। हमेशा आता हूँ 25 दिसंबर को आता हूँ, एक दिन पहले आया हूँ। इस बार मेरे को मतलब रश भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से मैं घूम ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर। मतलब इंतजार तो हर साल का इंतजार, जब न्यू ईयर आता है उसके पहले ये 25 दिसंबर और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है क्रिश्चियन लोग के लिए। तो पर अब तो पूरे मतलब सभी लोग मनाते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ। इंतजार तो देखिए पूरे साल में था, क्योंकि ये पूरे साल में तो एक ही बार आता है, 25 दिसंबर 21 मिनट एक ही बार मनाया जाता है। तो काफ़ी इंतजार था इसका, और हर साल हम लोग इस दिन आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे आगे काफ़ी अच्छा लगता है।
काफ़ी इंजॉय होता है यहाँ पे। बाकी लोग भी आते हैं, सारे लोग आते हैं घूमने के, कोई लोकल आते हैं, कई बाहर जाते हैं, कोई फॉरेनर भी कई आते हुए हैं। हर साल इंतजार रहता है। हर साल 25 दिसंबर मनाया जाता है। हम लोग तो बेसिकली हर साल आते हैं यहाँ, फैमिली के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। नई चीजें हर साल नया नया क्रिएशन देखने को मिलता है। यूपी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कौशाम्बी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्राम सभा की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया। कुछ महीने पहले ग्रामीणों के विरोध पर एसडीएम ने उस जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से कब्जा मुक्त कराया था। फिर दोबारा भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया तो ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री को शिकायत दी है। कौशाम्बी के नवागत जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी करती है, बात करती है, तो वहीं इस समय कौशाम्बी में जो भूमाफिया है वो उनकी नजर इस समय चायल तहसील के पिरई ग्राम सभा की जमीन पर पड़ी। उन्होंने फिलहाल बीते कुछ माह पहले इसको कब्जा भी कर लिया था, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत व ग्राम प्रधान की शिकायत करने के बाद फिलहाल प्रशासन ने इस मामले को सख्ती बरतते हुए फिलहाल उसको कब्जा मुक्त कराया था। लेकिन बीते कुछ माह से लगातार भूमाफिया जो है लगातार उस जमीन को फिर से दोबारा नजर गड़ाते हुए उसको कब्जा कर लिया है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से भी की, लेकिन अब तक उच्च अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन उसी ग्राम सभा के प्रधान ने आईजीआरएस के माध्यम से फिलहाल उच्च अधिकारियों तक मामले को संज्ञान में लाने की बात कही। फिलहाल जब इन सब मामलों को देखते हुए कौशाम्बी के डीएम डॉक्टर अमित कुमार पाल सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है। अगर भूमाफियों ने इस जमीन को कब्जा कर लिया है या कब्जा कर रहे हैं, तो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेकर उस ग्राम सभा की जमीन को मुक्त कराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जिले के अधिकारी या उच्च अधिकारी इन भूमाफियों पर कब तक शिकंजा कसते हैं। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस। गहमर कोतवाली क्षेत्र के गहमर गांव में पुरानी अदावत को लेकर हुए खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। इस घटना में 3 युवकों की मौत का आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। पुलिस को एक युवक का शव भी बरामद हुआ है, जबकि 2 अन्य युवकों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बरामद शव की पहचान विक्की सिंह के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि इसी घटना में सौरभ सिंह, अंकित सिंह की भी मौत हुई है, जिनके शव अभी तक नहीं मिल सके हैं। पुलिस द्वारा दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली गहमर के सामने NH 124C पर शव रखकर जाम लगा दिया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने पूर्वोत्तर क्रांति एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 3 अवैध रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग असम से दिल्ली जा रहे थे। इनमें 2 युवक और 1 महिला शामिल है। जांच में पता चला कि ये म्यांमार के निवासी हैं और 2017 से बांग्लादेश में रह रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों में से इब्राहिम पहले कश्मीर जा चुका है और वह बांग्लादेश से शौकत तारा और हसीम के साथ फिर कश्मीर जाने की योजना बना रहा था। आईबी, एटीएस और एलआईयू सहित सभी एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। जीआरपी ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, आईबी और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहाँ पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहाँ से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में
विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।